हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट है वो पहले बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर में चला करता था, लेकिन जो 6 डीन कमेटी का नया सिलेबस आया है उसके अंदर इस सब्जेक्ट को सेकेंड सेमेस्टर में कर दिया गया है। तो अब से ये जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वो अपन सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी बीएससी एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट ईयर होता है और फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर होता है उसके अंदर ये कोर्स है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन इस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट के नाम की अगर मैं बात करूं तो नाम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसकी आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके रिलेटेड अपन आज कुछ बातें हैं वो करने वाले हैं। इस क्लास में अपन देखने वाले हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, इसे अपन इन्वायरमेंट कहेंगे। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है उसका क्या स्कोप है, या इन्वायरमेंटल स्टडीज है क्यों अपने को पढ़ने की आवश्यकता है, इसका स्कोप क्या है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इन सब के बारे में इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए अपन क्लास की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले अपन आज बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट जिसको हिंदी के अंदर कह सकते हो आप पर्यावरण। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोनों को देख के ये जो आपकी पीपीटी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो प्रिपेयर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास है वो आपको अच्छी लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इन्वायरमेंट के बारे में। अगर इन्वायरमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो आपको दो चीजें हैं वो पहले पता होनी चाहिए। अब कौन सी दो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए यदि आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हो। तो अगर इन्वायरमेंट की मैं बात करूं तो दो चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो आपको ध्यान रखना है एबायोटिक, एबायोटिक, और दूसरी जो चीज है वो है आपको ध्यान रखना है बायोटिक। अब हिंदी के मतलब की अगर मैं बात करूं तो सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं, ऑलरेडी आपने ये वर्ड्स है वो पहले सुने होंगे, पढ़े होंगे। एबायोटिक की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो नॉन लिविंग। कौन से भाई? नॉन लिविंग, यानी जो जीवित नहीं है। इसके अलावा बायोटिक की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो लिविंग। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें कि नॉन लिविंग जैसे क्या इसके अंदर आने वाला है, तो अपनी जो सोइल है, मिट्टी है, वो क्या है भाई? नॉन लिविंग है, एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा टेम्परेचर है, तापमान है, वाटर है, के अलावा क्लाइमेट है, वेदर है, ये सारे कैसे हैं? एबायोटिक है, नॉन लिविंग है। अगर मैं बात करूं बायोटिक की, बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, लिविंग कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है प्लांट्स है अपने, यानी जो भी जीवित है प्लांट्स है, इसके अलावा एनिमल्स है, और आप लोग भी इसके अंदर आ जाते हो। तो जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है इनके बीच में जो आपस में इंटर रिलेशन है उसी को अपन क्या कहने वाले हैं यहाँ पर? इन्वायरमेंट कहने वाले हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में आगे अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एबायोटिक और बायोटिक। इन दोनों का आपस में जो इंटर रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंट कहलाएगा, पर्यावरण कहलाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो कौन सी भाषा का शब्द है या कौन से वर्ड से मिलकर ये बना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इन्वायरमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। अब आपके सेमेस्टर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इन्वायरमेंट है वो किस भाषा का शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके अलावा बात करूं कि कौन से वर्ड से बना है, तो इन्वायरनर वर्ड है उससे ये बना है। इसके मतलब की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है इन सर्किल और सराउंडिंग। यानी आप हिंदी में कह सकते हो कि जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरनर शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है घेरना या चारों ओर से घिरा हुआ। उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में अगर इन्वायरमेंट की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो अपन कह सकते हैं कि अपने चारों ओर जो भी चीजें हैं जो अपने को घेर के रखती है, आपके चारों ओर जो भी चीजें आपको दिखाई देती है, जैसे पानी है, इसके अलावा एनिमल्स है, प्लांट्स है, टेम्परेचर अपना हो गया, इसके अलावा सोयल अपनी है, तो ये सारी चीजें हैं, इनका आपस में जो इंटर रिलेशन है उसी को अपन क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे।
तो उसी को अपन पर्यावरण यहाँ पे कहने वाले हैं। इन्वायरमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट एक जटिल है, जटिल घटकों का समूह है, विच सराउंड्स मैन एज वेल एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर मनुष्य सहित सभी जीवित जो ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ये कवर करता है, उनको ये घेरे रखता है। Environmental studies describe the interrelationship among organism and environment and all the factors। अभी अपन ने कहा कि जो environment है वो क्या रहने वाला है, यानी आपका इसके अलावा जो बायोटिक कंपोनेंट है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट है, तो उनका एक दूसरे से क्या इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में ये डिस्क्राइब करता है। तो उसी को अपन क्या कहने वाले हैं, इन्वायरमेंट कहने वाले हैं। विच इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फूड चेन एंड वाटर साइकिल। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण अध्ययन जीवों, पर्यावरण और उन सभी कारकों के बीच में पारस्परिक संबंधों को वर्णित करता है या दर्शाता है जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे सारे फैक्टर्स जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो सारे क्या होंगे भाई, इन्वायरमेंट के अंदर आने वाले हैं। इसके अलावा जो परिस्थितियां हैं, खाद्य श्रृंखला है, जल चक्र है, वाटर साइकिल है, तो ये सारे हैं वो इसके एग्जाम्पल या आप कंपोनेंट कह सकते हो जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो उसी को अपन इन्वायरमेंट कहने वाले हैं। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं, यदि वो इम्पैक्ट एजुकेशन हब का कंप्लीट कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर का जो कंप्लीट बैच है वो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इम्पैक्ट एजुकेशन हब। प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको सेकेंड सेमेस्टर की जो सारी क्लासेस हैं वो मिलने वाली है। इसके अलावा जो पैनल पीडीएफ है वो आपको उसमें मिलने वाली है। कंप्लीट जो सिलेबस है सिक्स सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का 6 दिन कमेटी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाने वाला है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 999 रुपए है वो इसकी प्राइस है। इसके अलावा इस पे एक ऑफर चल रहा है, यानी यदि आपने पहले ये कभी कोर्स नहीं लिया है इम्पैक्ट एजुकेशन हब का, फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको एक कूपन है वो वहां पे मिलने वाला है इम्पैक्ट के नाम से। वो कूपन ऐड करते ही आपको 150 का डिस्काउंट है वो मिलने वाला है, यानी 849 के आसपास में ये कोर्स है वो आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट है वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। जो पर्यावरण है उसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। द स्टडी क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल टू नो अबाउट वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। यदि आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो, इन्वायरमेंटल स्टडी जो सब्जेक्ट अपना चल रहा है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं या लोग पढ़ते हैं, तो उससे अपने को क्या पता चलने वाला है, एक तो अपने को अवेयरनेस यानी अपने को कुछ जानकारी मिलने वाली है कौन से रिन्यूएबल सोर्स है, कौन से नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। यानी एक तो रिन्यूएबल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे सोर्स जिनको अपन बार बार यूज कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होने वाले हैं, जैसे अपनी लाइट है, सोलर लाइट है, आप कह सकते हो सूर्य की जो ऊर्जा आपने को मिलती है या सोलर जो लाइट है वो आप कह सकते हो, तो वो एक रिन्यूएबल सोर्स हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करूं तो एक बार आपने यूज कर लिया और दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एक बार आपने यूज किया दोबारा वो यूज नहीं आने वाला है, वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सोर्सेस है उनके बारे में अपने को पता चलता है, उनकी जानकारी अपने को मिलती है, किस प्रकार से अपने को उनको यूज करना है, कौन कौन से पोल्यूशन फैक्टर्स है, तो ये सारी चीजें हैं वो इसके बारे में पढ़ने से अपने को पता चलने वाली है। द एंडाउनमेंट ऑफ और पोटेंशियल पैटर्न्स ऑफ यूटिलाइजेशन and the balance of various resources available for the future use, the state of a country are analyzed in the studies। इससे और अपने को क्या पता चलने वाला है, इस अध्ययन में किसी देश में उपलब्ध जो संसाधन है, जितने भी संसाधन अपनी कंट्री में अवेलेबल है, उसको किस प्रकार से अपने को यूज करना है, कितनी मात्रा में वो अवेलेबल है, तो उसके बारे में अपने को इससे पता चल जाता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट इकोलॉजिकल सिस्टम एंड कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। इससे अपने को और क्या पता चल रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी पारिस्थितिकी है उसके बारे में अपने को पता चलता है, और कारण प्रभाव संबंधों के बारे में अपने को जानकारी है वो इससे मिलती है, इसलिए आपको ये पढ़ना है वो जरूरी है भाई। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंड द
potential dangers to the species of plants, animals and microorganisms in the environment। यदि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज है वो सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उससे आपको बायोडाइवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। जैव विविधता की समर्थ जानकारी और पर्यावरण में कितने पौधे हैं या कौन कौन से पौधे हैं वो नष्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं, कौन से ऐसे जानवर हैं, सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी प्रजातियां कौन कौन सी है और उन पे क्या क्या खतरे हैं, तो ये सारी चीजें हैं वो आपको इससे पता चलने वाली है। The study enables one to understand the cause and consequence due to natural and man-induced disasters। जैसे फ्लड है, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक है, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड है, साइक्लोन है, एक्सेट्रा एंड पॉल्यूशंस एंड मेजर्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट। ये अध्ययन प्रकृति और मानव जनित जो आपदा है, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि और प्रदूषण के जो कारण है और प्रभावों को समझने में सहायक होता है तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपाय अपने को प्रदान करता है। किस प्रकार से अपन इन आपदाओं से बच सकते हैं, किस प्रकार से पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है, तो उसके बारे में ये पढ़ने से आपको जानकारी है वो मिलने वाली है। It enables one to evaluate alternative response to environmental issues before deciding an alternative course of action। ये पर्यावरणीय समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधान का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिससे उचित कार्यवाही है वो की जा सकती है। ये सारे इसके स्कोप्स है। इसके अलावा द स्टडी एक्सप्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशंस, हेल्थ, हाइजीन एक्सेट्रा and the role of art, science and technology in the eliminating, minimizing the evils from the society। यदि अपन environmental studies पढ़ते हैं तो ये अध्ययन जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि की समस्याओं को उजागर करता है। जैसे ही आप environmental studies पढ़ने वाले हो आपको पता चलने वाला है कि कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो पोल्यूशन से हो सकते हैं या पोल्यूशन का स्तर क्या है, किस प्रकार से उसको कम किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें अपने को इससे पता चलने वाली है। समाज में इन बुराइयों को समाप्त करने और कम करने की कला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट करता है। ये जो सारी चीजें हैं जैसे बीमारियां हैं, पोल्यूशन है, उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है समाज से, इसके अलावा उनसे कंट्रोल करने के लिए साइंस है या जो टेक्नोलॉजीज है, प्रौद्योगिकी है, वो किस प्रकार से भूमिका निभा रही है, तो उसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है। द स्टडी ट्राइज टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप एप्रोप्रिएट एंड इंडिजिनस इको फ्रेंडली स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू एड्रेस वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज। ये अध्ययन विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त और स्वदेशी पर्यावरण अनुकूल कौशल और तकनीकों की पहचान और विकास करने का प्रयास करता है। जो भी अपने को दिक्कतें आ रही है तो उनका इंडिजिनस, इकोलॉजिकल या इको फ्रेंडली है वो अपने को टेक्निक्स है वो डेवलप करनी है जिससे अपना एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे। इट टीच द सिटीजन्स द नीड फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। It teaches the citizens of needs for sustainable utilization of resources as these resources are inherited from our ancestors to the younger generation without deteriorating their quality। ये नागरिकों को संसाधनों के सतत उपयोग की आवश्यकता सिखाता है, यानी अपने पूर्वजों से जो भी अपने को रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको किस प्रकार से अपन लंबे टाइम तक यूज करें उनके बारे में अपने को इसमें पता चलने वाला है, क्योंकि वे ये संसाधन हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिले हैं और इन्हें अगली पीढ़ी तक बिना गुणवत्ता खोए अपने को पहुंचाना है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई आपको रिसोर्सेज मिला है तो कंप्लीट आप उसको यूज करके खत्म कर दो। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी आपको किस प्रकार से उसको बचा के रखना है वो अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके इंपोर्टेंस की। इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण का अध्ययन है वो अपन क्यों करते हैं, क्या इसका महत्व है, वो अपन बात करने वाले हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट्स स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ही इंडिया आता है और यहाँ की जनसंख्या है वो भी काफी बढ़ रही है भाई, दिन प्रतिदिन जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। विश्व की जनसंख्या विशेष रूप से विकासशील देशों में तेजी से बढ़ रही है, जैसे इंडिया है तो इसमें भी तेजी से बढ़ रही है। तो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज है वो पढ़नी पड़ेगी, किस प्रकार से आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज
एंडाउनमेंट ऑन द अर्थ इज लिमिटेड। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है वो सीमित है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सीमित है, एक ऑप्टिमम क्वांटिटी तक आप उनको यूज कर सकते हो। द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर एडवांस। जो प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहन की विधियां और तकनीकें हैं वो उन्नत हो चुकी है। तो इसके बारे में अपने को इससे पता चलता है। The resources are over exploited and there is no foresight of leaving the resources for future generations। संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है और इन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की कोई दूरदर्शिता नहीं है। यानी जो भी रिसोर्सेज, जैसे अपन बात करें पेट्रोल की, डीजल की, रेट आप सबको पता होगी, लगातार अपन ज्यादा से ज्यादा अपन यूज करते जा रहे हैं, तो जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए ये सारी चीजें हैं वो कम पड़ने वाली है। तो द अनप्लान्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू पॉल्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स एंड एट ऑल लेवल्स। प्राकृतिक संसाधनों की अनियोजित दोहन से, जिस प्रकार से अपन जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज उनको यूज कर रहे हैं, लगातार अपन उनको खत्म करते जा रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, अपना इन्वायरमेंट है वो भी पोल्यूटेड हो रहा है, उसमें भी पोल्यूशन है वो फैल रहा है। दोहन से सभी स्तरों पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है वो उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे अगर कोई आपने इंडस्ट्रीज लगा रखी है तो उससे या वाटर पोल्यूशन हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो सारे पोल्यूशन है वो आजकल अपन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपन अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो वो भी खत्म होते जा रहे हैं। द पोल्यूशंस एंड द डिग्रेडेड एनवायरनमेंट सीरियसली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब ये चीजें आप कर रहे हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं और अपना जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूटेड अपन कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट है वो अपनी हेल्थ पे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित है, उनके हेल्थ पे इसका इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। जितनी ज्यादा अपन रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपने देखा होगा कि नई नई बीमारियां हैं वो अपने को देखने को मिल रही है। People should take a combined responsibility for the deteriorating environmental and begin to take appropriate action to save the earth। लोगों को बिगड़ते पर्यावरण की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भाई, जो अपना एनवायरनमेंट है दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, तो कैसे उसको बचाया जा सकता है, तो ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किस प्रकार से आप जो रिसोर्सेज है उनका कम से कम यूज करो, कम से कम आप पॉल्यूशन करो और पृथ्वी को बचाने के लिए उचित कदम है वो उठाने चालू आपको करने हैं। इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नीडेड टू सेव बायोडाइवर्सिटी एंड प्रिवेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन। जैव विविधता को बचाने और प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण है वो आवश्यक है। ट्रेनिंग्स और एजुकेशन देना वो आवश्यक है। द अर्बन एरियाज coupled with the industries are major sources of pollution। शहरी क्षेत्र और उद्योग मिलाकर प्रदूषण के प्रमुख सोर्सेज हैं। यानी शहरी क्षेत्रों में एक तो जो व्हीकल्स है वो ज्यादा चलते हैं, तो पोल्यूशन है वो वैसे होता है। इसके अलावा वहाँ पे प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिनसे पोल्यूशन होता है, या जो उद्योग है उनसे जो निकलने वाली गैसेज हैं या उनसे जो निकलने वाला अपशिष्ट है, वेस्ट है, तो उससे कई प्रकार के पोल्यूशन होते हैं और कई प्रकार की बीमारियां हैं वो उनसे फैल रही है। तो नंबर एंड एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड रीजन्स शुड बी इंक्रीज सो दैट वाइल्ड लाइफ इज एट लीस्ट सेफगार्डेड इन दीज साइट्स। संरक्षित क्षेत्रों की संख्या और क्षेत्रफल बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वन्य जीवों को कम से कम इन स्थानों पर सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे एरियाज अपने को डेवलप करने पड़ेंगे जहां पे जो अपने फॉरेस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो और वन्य जीव है उनको अपन आसानी से बचा के रख सके, उनको कंजर्व करके अपन रख सके। द स्टडी इनेबल्स पीपल्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द environment and the need to adopt appropriate activities and pursue sustainable development which is harmonious with nature। यह अध्ययन लोगों को पर्यावरण की जटिलताओं को समझने और उपयुक्त गतिविधियों को अपनाने तथा पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सहायक होता है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट पेज अपना ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। द स्टडी मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू गेट इन्वॉल्व इन कम्युनिटी एक्शन
एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस एनवायरमेंटल एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। ये अध्ययन छात्रों को सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने और विभिन्न पर्यावरणीय एवं प्रबंध परियोजनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपको एनवायरमेंटल स्टडीज यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो आपको आपके एनवायरमेंट को बचाना है। उसको बचाने के लिए आपको जो भी एक्टिविटीज होती है उनके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। इसका ये एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके कॉलेज के अंदर किस प्रकार से आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हो, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर कुछ न कुछ योगदान है वो आपको इसमें देना है, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। इट इज हाई टाइम टू reorient educational system and circular towards these needs। अब समय आ गया है कि शैक्षिक प्रणाली और पाठ्यक्रम को इन आवश्यकताओं और पुनर्निर्देशित किया जाए। Environmental studies take a multidisciplinary approach to studying human interaction with the natural environment। पर्यावरण अध्ययन मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण को अपनाता है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंस थे, तो ये अपन ने इसकी बात कर ली है। इसके अलावा अपन बात करें मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज, मुख्य पर्यावरण समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है। जैसे क्लाइमेट चेंज अपना होता जा रहा है, जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वैसे ही आपने देखा होगा टेम्परेचर अचानक से, जैसे विंटर में कई बार क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उतनी सर्दी नहीं पड़ती, या सर्दी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वो अपना क्लाइमेट है वो चेंज हो चुका है, जलवायु परिवर्तन हो चुका है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, डिफोरेस्टेशन है, वनों की कटाई के बाद में इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है उसका नुकसान होते जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण है वो बढ़ता जा रहा है और शहरीकरण है वो बढ़ता जा रहा है। अब शहर ज्यादा होते जा रहे हैं, गांव कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा उद्योग है वो बढ़ते जा रहे हैं, जंगल जो थे उनको काट दिया गया है। तो ये सारे मेजर इश्यूज है जिनके बारे में अपने को सोचना है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये अपनी फर्स्ट क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास है वो अच्छी लगी होगी, और क्लास को आपको सभी के साथ में शेयर भी करना है ताकि मैक्सिमम क्लासेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।